नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे बीएसएनएल की। बीएसएनएल ने हैदराबाद में Q5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया। अब मोबाइल फोन यूजर्स बिना सिम कार्ड और वायर के सुपर फास्ट इंटरनेट का आनंद ले पाएंगे। बीएसएनएल Q5G सर्विसेज को किससे होगी टेंशन? बीएसएनएल की 5G सर्विसेज की सबसे खास बात क्या है? प्लान्स की कीमत कितनी होगी? जानेंगे सब कुछ। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे इंडियन इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी में आ रहे बड़े बदलाव की। पहले लोग पैसों को बैंकों या पोस्ट ऑफिस के बचत खाते या फिक्स डिपॉजिट में रखते थे, लेकिन अब तस्वीर पहले जैसी नहीं रही। मई 2025 तक म्यूचुअल फंड का AUM देश के बैंकों में रखे गए कुल डिपॉजिट्स के 31% के बराबर पहुंच गया। ये आंकड़े क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं? आसान भाषा में इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और अंतिम में चर्चा करेंगे ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में क्रिस वुड ने भारत फोकस्ड लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में कई बदलाव किए। इसके अलावा उन्होंने निवेशकों को आगाह किया है कि मिड कैप शेयरों के दाम बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इन लेवल्स पर निवेश करना सही स्ट्रैटेजी होगी या नहीं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। बीएसएनएल ने अपनी 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है। बीएसएनएल ने हैदराबाद में आधिकारिक तौर पर अपनी क्वांटम 5G सर्विसेज शुरू कर दी, जिसे Q5G भी कहा जा रहा है। हैदराबाद के अलावा कंपनी जल्द ही बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, पुणे, चंडीगढ़ और ग्वालियर में बीएसएनएल Q5 की जो सॉफ्ट लॉन्चिंग है उसकी भी योजना बना रही है। सर, क्या है बीएसएनएल Q5G FWA? इसके आने से टेलीकॉम कंपनियों में क्या रार मचने वाली है क्या? नहीं, देखिए, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस का जो 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस को जो लॉन्च किया बीएसएनएल ने, वो अपने आप में एक बड़ा कदम है जी। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है, वो पहली बात अगर हम कहें इसको लेके तो वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, पूरी की पूरी स्वदेशी टेक पे इसको तैयार किया गया है। एक बात। दूसरी बात, इसके ज़रिए आपको आपके घर पर एक तरह से जो हम सेटकॉम की बात करते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए जिस तरह से आपको आपके घर पे जो नेटवर्क मिलेगा मोबाइल पे और अदर अन्य डिवाइसेस पे, उस तरह का तेज नेटवर्क 100 Mbps से लेके 300 Mbps तक की स्पीड को देने की बात कही गई है। 999 रुपये से प्लान शुरू है और 1499 रुपये तक संभवतः उनका सबसे महंगा जो प्लान है वो आ रहा है। अब इसको समझते हैं हम पूरा का पूरा जो टेलीकॉम सेक्टर में जो इस वक्त जो पूरा किस्सा चल रहा है उसके साथ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछले साल से ही बीएसएनएल लगातार खुद को गियर अप कर रहा है 4G और 5G लॉन्च करने के लिए। अब जो ये ब्रॉडबैंड सर्विस है 5G की, ये ऐसे वक्त पर आ रही है जबकि भारत सरकार ने स्टारलिंक को हाल में ही ग्रीन सिग्नल दिया है, लाइसेंस दिया है देश में सेटकॉम चलाने का, सेटकॉम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए मोबाइल इंटरनेट मुहैया कराने का। इस रेस में आपकी कुइपर भी है अमेजॉन की। कल ही खबर आई थी कि वोडाफोन आइडिया ने भी एक कंपनी के साथ करार किया है सेटकॉम के लिए। तो एक तरफ सेटकॉम का मार्केट गर्मा रहा है देश में, दूसरी तरफ जो टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स हैं जिसमें वोडाफोन आइडिया है, जिसमें एयरटेल है और जिसमें जियो है, वो अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं 5G के तौर पर। और वहाँ पर जो जिस तरह का 5G का जो एक फास्ट इंटरनेट देने की एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए कोशिश बीएसएनएल ने की है, वो पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बड़े बदलाव की आहट को दिखाता है। जी, सबसे पहले प्राइसिंग पर बात करते हैं सर। जैसा कि हम लोग के स्टारलिंक के बारे में बात कर रहे थे सर कि $10 के आसपास उसकी कीमतें होंगी, यानी 800-840 के आसपास भाव हो सकता है। क्या उसी से प्रेरित होकर इसको भी रखा गया, क्योंकि उसकी भी स्पीड सर 100 Mbps के आसपास है और इन्होंने भी 100 Mbps का जो डेटा है वो कह रहे हैं कि प्लान जो है 999 के आसपास है। तो क्या आपने सेटकॉम वाला जो एंगल जोड़ा है तो क्या वो सटीक बैठता है प्राइसिंग को लेकर? देखिए, ऐसा जान पड़ता है क्योंकि जो जिस तरह की आपकी छत पर इसकी यूनिट लगेगी, उसके बाद आपके घर पर राउटर लगेगा, वहाँ से इसको कनेक्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको एक एरिया में आपको नेटवर्क मिलेगा।
तकरीबन ऐसी ही व्यवस्था तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में है, इसमें भी आपको सिम लेस सर्विस है। बीएसएनएल की इस सर्विस की खास बात यह है कि इसमें सिम की ज़रूरत नहीं है, यानी बिना सिम के आपको तेज इंटरनेट मिलेगा। जाहिर तौर पर सिम नहीं है तो आप कॉलिंग नहीं कर सकते जी। लेकिन आप इंटरनेट तेज ब्रॉडबैंड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। और यही चीज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी है जी। कि जहां आपके घर पे एक डिश एंटीना टाइप का लगेगा और उसके साथ आपकी डिवाइस लगेगी और उसके बाद आप हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम इसको उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, सेटकॉम के साथ जो बीएसएनएल की नई टेक्नोलॉजी है उसको कंपेयर कर सकते हैं। और फिर अगर आप प्राइसिंग पे जाएंगे तो चूंकि बहुत इनिशियल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि $10 या 800 साढ़े 800 रुपए के आसपास इसका प्राइस हो सकता है स्टारलिंक का, लेकिन अब जो और खबरें आ रही हैं वो ये कह रही हैं, किसी में कहा जा रहा है 2700-2800 रुपए से शुरुआत होगी, किसी में कहा जा रहा है 3000 या 3300 रुपए से शुरुआत होगी और उसके साथ 33,000 या 30,000 रुपए के आसपास इसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकती है जी। उसके मुकाबले अगर आप बीएसएनएल को देखेंगे तो अगर 999 रुपए की सर्विस है, 100 में एमबीपीएस की स्पीड मिल रही है, तो वो बेहद सस्ती है और उसके साथ आपको कोई फिक्स्ड जो असेट्स हैं उसके लिए आपको कोई बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ रही है जी। तो ये एक ऐसा दांव है जो शायद स्टारलिंक को भी अपनी स्ट्रेटजी को ट्वीक करने के लिए मजबूर कर सकता है। जी। सर, जैसा कि आप कह भी रहे थे, ये एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर जो है या जियो फाइबर उसके ही जैसा हूबहू हो सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि यूजर के छत पर सीपी यानी कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट लगाई जाएगी जो बीएसएनएल के 5G सिग्नल को कैच करके यूजर के घर में मौजूद जो राउटर है उसमें 5G इंटरनेट की सर्विसेज को पहुंचाने का काम करेगा। अब सर, सबसे बड़ा सवाल ये, एमटीएनएल बीएसएनएल इसको रिवाइव करने में क्यों लगी है सरकार? देखिए, डियोपोली को न केवल एमटीएनएल बीएसएनएल को बचाने, एमटीएनएल का तो पूरा कारोबार खैर सरकार कह चुकी है कि हम इसको पूरा का पूरा बीएसएनएल में ट्रांसफ़र करेंगे। और जब देखिए टेलीकॉम सेक्टर में दो कंपनियां बनाने का सरकार का जो जब शुरू की गई एमटीएनएल और बीएसएनएल, तो उसका क्या पर्पस था वो भी बहुत क्लियर नहीं है। अगर आपको रखना था टेलीकॉम सेक्टर में सरकारी कंपनी रखनी थी तो आप एक सरकारी कंपनी रखकर काम चला सकते थे। एमटीएनएल को अलग करके बीएसएनएल को अलग चलाने का वो पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ के बाहर जाता है जी। दूसरी बात, सरकार केवल और केवल बीएसएनएल को नहीं बचाना चाहती, सरकार इस सेक्टर में वोडाफोन आइडिया को भी बचाने की कोशिश कर रही है जितना मुमकिन हो पा रहा है सरकार से। और छोटा पूरा नहीं, अगर आप किसी और सेक्टर को देखेंगे तो वहाँ किसी सेक्टर में सरकार ने इतनी बड़ी रियायतें या इतने बड़े वेवर नहीं दिए हैं किसी एक कंपनी को, चाहे इक्विटी खरीदना हो, चाहे बाद में एजीआर माफ करने की बात हो। बिल्कुल, सबसे लेटेस्ट 36,950 करोड़ की एक मुश्त जो है वो इक्विटी कन्वर्जन करना सरकार का एक बहुत बड़ा डिसीजन था, जिसके जरिए सरकार ने ये कोशिश की कि वोडाफोन आइडिया इस गेम में बनी रहे, डुओपोली न रहे, 3 कंपनियों वाला एक ये सेगमेंट बना रहे टेलीकॉम सेक्टर। उसके साथ सरकार हर बार बजट में बीएसएनएल के लिए और एमटीएनएल के लिए बेल आउट पैकेज कह लीजिए या उनके रिवाइवल के लिए पैकेजेस का ऐलान करती रही है। कभी 82,000 करोड़, कभी 89,000 करोड़ का हर साल दर साल बजट दोनों कंपनियों के लिए आता है। पिछले साल अगस्त से हम ऐसा जरूर देख रहे हैं कि बीएसएनएल एक बड़ी रफ्तार के साथ इस पूरे के पूरे टेलीकॉम मार्केट में अपना दखल बनाती हुई दिखाई दे रही है जी। और सरकार साफ तौर पे कह चुकी कि बीएसएनएल अपना 5G भी लाएगी, बीएसएनएल अपना 4G भी लाएगी और घर पे सिम पहुंचाने जैसा या बहुत सारे ऐसे सस्ते प्लान उतारना। तो जो जब बाकी कंपनियों ने अपने प्लान महंगे किए, कस्टमर्स पर आफत डाली या बोझ बढ़ाया, उस वक्त बीएसएनएल ने सस्ते प्लान्स के जरिए लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। तो उस मार्केट में अपना हिस्सा कायम करने की बीएसएनएल की कोशिश है। आप ये भी समझिए कि देश में सबसे ज़्यादा जो अगर लैंड एसेट्स हैं किसी सरकारी विभाग के पास, तो उसमें टेलीकॉम डिपार्टमेंट या बीएसएनएल और एमटीएनएल भी शामिल है। सर, उससे रिलेटेड भी एक खबर आ रही थी, कहा जा रहा था कि उसको भी बेचने की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है ताकि इन पर जो कर्ज वाला जो बोझ है या एजीआर वाला जो बोझ है उसको कम किया जाए। बिल्कुल, सरकार देखिए दोनों कंपनियों को, खासतौर पर एमटीएनएल की जो नॉन कोर एसेट्स हैं जिसमें लैंड एसेट आ गई, बाकी चीज़ें हैं, वो सब सरकार हटा रही है धीरे धीरे और पूरा का पूरा बिजनेस जो है, कोर जो बिजनेस है, वो बीएसएनएल में शिफ्ट किया जा सकता है क्योंकि एमटीएनएल में लॉसेस ज़्यादा बड़े हैं। जी। यही बात बीएसएनएल के साथ है, जहां ज़रूरत नहीं है
जी। जहां प्राइम लैंड एसेट मौजूद हैं उनको हटाया जा सकता है और उसके जरिए अगर बीएसएनएल का कामकाज पटरी पर लाया जा सकता है तो सरकार वो तमाम चीज़ें करने की कोशिशों में लगी हुई है। एक अगला सवाल सर वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड है। ताज़ा रिपोर्ट ये भी आ रही थी सर कि सरकार इसको फिर से राहत देने की भी कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो 6 साल से उसको बढ़ाकर 20 साल तक किया जाए। वो वाला मामला क्या है सर, उससे क्या राहत मिलती हुई दिखेगी टेलीकॉम स्पेस को? नहीं, देखिए, जो सरकार जो पूरा का पूरा वोडाफोन आइडिया को बचाने के जिन तमाम ऑप्शंस में काम कर रही है उसमें से एक ऑप्शन ये है कि जो एजीआर बकाया को जो चुकाने की 18,000 करोड़ रुपए जी। साल की जो एक किस्त है उसको 6 साल के अंदर उसको हर साल 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा चुकाने हैं। वो चूंकि सरकार को जो वित्तीय उसकी संरचना है या फिस्कल पूरा जो पोजीशन है जी। वोडाफोन आइडिया की वो इस हिसाब की नहीं दिख रही जहां पर कि कंपनी सरवाइव कर पाए ये किस्त दे के। ऐसे में माना यह जा रहा है कि सरकार हो सकता है 20 साल तक के लिए इसको स्ट्रेच कर दे, बढ़ा दे, लेकिन उस केस में भी हर साल वोडाफोन आइडिया के हिस्से में 6,500 करोड़ रुपए से 8,000 करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा जो उसको सरकार को देना होगा। तो क्या वो पैसा देने की स्थिति में कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी, ये एक सवाल है। माना यह भी जा रहा है कि सरकार इसको और बढ़ाकर 50 से 100 साल तक भी कर सकती है। सर प्रवीण सर, इसको क्या मैं ऐसे समझूं कि जैसे बैंक्स में जब एनपीए हो जाती है तो बैंक्स उसको ना रीस्ट्रक्चरिंग करती है लोन्स को, ताकि मान लीजिए आपका 15 साल का लोन आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसको 30 साल 40 साल तक क्या वैसे ही ये वाला भी मामला है? बिल्कुल वैसा ही आप इसको एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि जो सरकार का बकाया है सरकार को देखिए, अगर कंपनी बंद हो गई तो मान लीजिए जो 1.5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ का बैंकों का कर्ज और सरकार का बकाया दोनों डूब जाएंगे। और अगर कंपनी चलती रही, मान लीजिए धीरे धीरे ही सही पैसा मिल रहा है, कंपनी चल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, बहुत सारे करोड़ों सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, वो अगर चलता है तो सरकार को भी फायदा है, कंपनी को भी फायदा, देश को भी उससे फायदा है। बाद में सरकार वैल्यू अनलॉक भी कर लेगी। बाद में अगर कंपनी चल जाती है, शेयर फिर से चल जाते हैं तो सरकार चाहे तो अपना स्टेक जो है वो वापस मार्केट में भी बेच भी सकती है। तो सरकार के पास ये ऑप्शन तभी होगा जब कंपनी चलती रहेगी। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निवेश को लेकर एक आदत बहुत तेजी से बदल रही है। एक समय था जब लोग पैसे को सिर्फ बैंकों या पोस्ट ऑफिस के बचत खाते या फिक्स डिपॉजिट में रखते थे, लेकिन अब तस्वीर जो है पहले जैसी नहीं। मई 2025 तक म्यूचुअल फंड का AUM देश के बैंकों में रखी गई कुल डिपॉजिट्स के 31% के बराबर पहुंच गई। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2015 में बैंक जमा की तुलना में म्यूचुअल फंड का AUM केवल 13% था, लेकिन धीरे धीरे ये हिस्सेदारी बढ़ती ही गई। प्रवीण सर, एक चार्ट है उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा, लेकिन ये बढ़ोतरी जो दिख रही है इस चार्ट में वो क्या संकेत दे रही है? बिल्कुल ये संकेत ये दे रहे हो जिसकी तरफ बार बार इशारा किया जाता रहा पिछले साल से, खास तौर पर सेबी, सरकार, RBI सब ने इसको लेके एक खतरे की घंटी के तौर पर बताया, और वो ये कि डिपॉजिट्स घट रहे हैं बैंकों के और म्यूचुअल फंड हो या शेयर बाजार हो वहाँ पर लोगों की सेविंग जा रही है, लोग बचत कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, इस तरह की बात आई। फिर ये आया कि एक्सेसिव जो है वो बाजार को लेके स्पेकुलेशन है, लोग कहीं हाथ न जला बैठे, इस तरह की बात आई जी। और उसके साथ आंकड़े इस बात के भी आए कि बैंक डिपॉजिट किस रफ्तार से बढ़े हैं और म्यूचुअल फंड के AUMs किस रफ्तार से बढ़े हैं। जी। अब उसी बात का जिक्र जो है वो दिग्गज बैंकर हैं उदय कोटक, उन्होंने अपने एक ट्वीट में किया और बताया कि भारत में जो निवेश और बचत की आदत है वो किस तरह से एकदम उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। सर चर्चा में आगे चलेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ आंकड़े हैं। वो फाइनेंशियल ईयर 15 की बात की जा रही थी जो 13% का है। ये प्रोपोर्शन बता रहा है कि किस तरह से AUM वर्सेस जो बैंक डिपॉजिट्स वाला जो आंकड़ा है वो 13% था। 16 में फाइनेंशियल ईयर 16 में भी ये 13 था, 17 में बढ़कर 16% हुआ है, 18 में 19, फाइनेंशियल ईयर 19 में ये 20% रहा है। फिर इसमें गिरावट भी आई है, फाइनेंशियल ईयर 20 में ये घटकर 16% पर आया है, लेकिन 21, 22, 23, 24 और 25 में ये 21, 23, 26, 29 और अब तो मई 2025 का जो आंकड़ा है वो 31% दिखा रहा है। और ये आंकड़े हम कहाँ से दे रहे हैं? तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उसमें जो सोर्स है वो फ्रैंकलिन टेम्पटन रिपोर्ट है, RBI और एमफी के डेटा को मिलाकर ये बताया गया है। सर ये तो बहुत चिंताजनक बात है, 13% 2015 में और मात्र 10 साल में सर दुगना हो गया, दुगना से भी ज़्यादा। नहीं, चिंताजनक बात ये मोटे तौर पर चिंता इससे बैंकों के लिए है, आम कस्टमर्स के लिए, आम जो हाउस होल्ड है उसके लिए चिंता
की बात बहुत ज़्यादा संभवतः नहीं है। हालांकि आरबीआई और सेबी वगैरह पिछले साल काफ़ी इस चीज़ को लेकर ओवर फाइनेंशियलाइजिंग वाली। हाँ, खुद सरकार भी कह चुकी इस बात को। और इस साल बजट के पहले जब आर्थिक समीक्षा आई थी, आर्थिक सर्वेक्षण आया था, तो उसमें जो आपके सीए हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अनंत नागेश्वरन, उन्होंने भी इस बात को की ओर इशारा किया था ओवर फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ। अब समस्या इस बात की है असल में सरकार के सामने और बैंकों के सामने कि लोग अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, लोग अगर म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा लगाएंगे, शेयर बाजार में पैसा ज़्यादा लगाएंगे, तो बैंकों के पास जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है वो मामला बड़ा गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा था। रिजर्व बैंक ने पिछले साल साफ तौर पर कहा था बैंकों से कि वो इस तरह के प्रोडक्ट्स लाएं, इस तरह के ऑफर्स या इस तरह के अपना स्कीम्स लेकर आएँ ताकि लोग बैंकों में पैसा डिपॉजिट करें। इसके लिए बड़ा जोर दिया गया क्योंकि जो डिपॉजिट ग्रोथ थी वो बहुत सुस्त पड़ गई थी। उस वक्त क्रेडिट ग्रोथ बढ़ गई थी और बाकी म्यूचुअल फंड के ईवीएम तो तेज़ रफ्तार से बढ़ ही रहे थे। और मज़ेदार बात यह है कि उसके बाद ही अक्टूबर से हमने देखा कि मार्केट्स में एक तेज गिरावट का भी दौर आया जी। अब इसका दूसरा ट्रेंड समझ लीजिए कि जो कि ये है कि आखिर वजह क्या है कि लोगों ने बैंकों में पैसा डालना बंद कर दिया। जी। दो बड़े फैक्टर मोटे तौर पर हैं जो लोगों को समझ में आए हैं। और समझ में कब आए हैं? समझ में आए हैं लोगों को ठीक कोविड के बाद से। कोविड के दौर पे जब ज़्यादातर दुनिया अपने घरों में कैद हो गई, लोग घरों में बंद हो गए, उसके बाद लोगों के पास एक बड़ा जो तरीका बचा कि क्या करा जाए खाली वक्त में, तो लोगों को लगा कि अब शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाए। जी। दूसरी वजह ये रही कि महंगाई के का जो दर थी 6-7% के आसपास, जो 5-6% के आसपास का जो रिटेल इन्फ्लेशन का रेट था, उसने लोगों को ये बता दिया कि 6-7% ही अगर आपको बैंक से ब्याज मिल रहा है आपके टर्म डिपॉजिट में, तो वो आपकी बचत को, दरअसल बचत कहें या इन्वेस्टमेंट कहें, वो आपकी बचत को कमज़ोर कर रहा है। आपके लिए रिटायरमेंट या उसके बाद के लिए पैसा नहीं है जी। तो ऐसे एक अनसर्टेन माहौल में लोगों का रुझान, और हमने उस दौरान देखा हर साल बड़े पैमाने पर डीमैट अकाउंट नए खुलते हुए। और वही वजह है कि 2021 से जब आप 2025 तक आप देख रहे हैं तो 21% से लेके ये बढ़कर 31% पर पहुंचता हुआ AUM जो है वो एज अ परसेंटेज ऑफ, मेरे पास आंकड़ा है सर। एक AUM की आप बात कर रहे हैं तो मई में जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो कुल नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी जिसको कि आप AUM के नाम से जानते हैं, वो बढ़कर 72.20 लाख करोड़ हो गया, जो अप्रैल में ही 69.99 लाख करोड़ था। अब SIP अकाउंट्स की भी जो संख्या है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मई महीने में सर SIP वाले जो अकाउंट की संख्या वो 8.56 करोड़ थी, जो अप्रैल में 8.38 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। कुल SIP खाते की बात की जाए सर, वो भी अब बढ़कर 9.06 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। लेकिन इसमें एक और बड़ा फैक्टर ये भी है सर कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने से, मान लीजिए जो ग्रो जैसे ऐप हैं या जीरोधा जैसे ऐप हैं या तमाम 5paisa.com या तमाम जितने भी जो ब्रोकिंग फर्म्स जो आ गए, जो हाथ में मोबाइल लीजिए और किसी से ट्रेड कीजिए, और FNO वाला भी एंगल इसमें जोड़ दीजिएगा। लोगों को बचत जब नहीं हो रहा था तो ऐसी सुगबुगाहट थी, जब टेलीग्राम देख लेते थे लोग या इंस्टाग्राम देख लेते थे और कहा जाता था उसमें फेक प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चलता था कि देखिए FNO ट्रेडिंग कीजिए और लाखों करोड़ रुपए बनाइए। लोगों को लगा कि बचत कम हो रहा है तो क्यों ना थोड़ा पैसा लगाकर FNO में एंट्री लेते हैं और वहाँ से राजा बन जाते हैं। वहाँ भी गर्त में खाए। इससे अभी की स्टडी आ गई सर, 100 में से 93% लोगों को कहा गया कि औसत नुकसान जो है 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के आसपास का है। पूरी कहानी को समराइज करिए सर। नहीं, बचत लोगों की कम नहीं हुई। अच्छा। खास तौर पर जो सैलरीड लोग थे, नौकरी पेशा थे। देखिए उस कहानी को ऐसे समझिए कि जब लोग घर रहे, ऑफिस का आने जाने का खर्चा बचा, बाहर का खाने का खर्चा बचा, थिएटर का खर्चा बचा, टूर एंड ट्रैवल का खर्चा बचा, तो वो पैसा लोगों के खातों में जमा हुआ ड्यूरिंग दी कोविड पीरियड। कम से कम 2 साल 2.5 साल आप ये पीरियड मानकर चलिए। अब और इसी चीज़ को हमको दिखाई देता है जब कोविड के ठीक बाद, जब कोविड कमज़ोर पड़ा या चीज़ें पटरी पर लौटी, तो हमने रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आते हुए देखा। वो वजह यही थी कि लोगों के पास कैश इकट्ठा हुआ और उसका इस्तेमाल लोगों ने बड़े पैमाने पर क्या किया कि सेविंग अकाउंट में 5%, सेविंग अकाउंट में तो खैर 3% 4% का रेट मिला, लेकिन अगर आप FD भी कर रहे हैं तो 6-7% का ब्याज आपको जब मिल रहा था, तो लोगों को समझ में आया कि ये काम की चीज़ नहीं है, अब हमको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, ज़िंदगी का कोई भरोसा है नहीं जी।
तो वहाँ से फिर SIP शुरू हुई, वहाँ से फिर म्यूचुअल फंड में गया, F&O में गया पैसा और रियल शेयर एस्टेट, बाजार में गया। रियल एस्टेट में। और 2020-21 का ही दौर है, उसके बाद से 4 साल तक का, या 2024 के सितंबर एंड तक अगर हम जब देखते हैं 27 सितंबर तक, तब तक बाजारों में एक तरफा तेजी भी नजर आई। तो जिस शख्स ने जहां पैसा डाल दिया, जिसको मार्केट की ABCD भी पता नहीं थी, उसने पैसा उठा के डाल दिया और वहां उसका पैसा पता चला 6 महीने में डबल हो गया। तो लोगों को यह लगा कि मार्केट से बढ़कर इस वक्त दुनिया में कोई चीज है नहीं। तो वो कहानी वहां से जो आप जो एक तेज देख रहे हैं, और वहीं उसी चीज को लेके उदय कोटक चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये जो एक जो हड़बड़ी दिखाई दे रही है लोगों में पैसा बाजार में झोंकने की, चाहे F&O हो, चाहे शेयर हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, वो कहीं ना कहीं एक खतरा भी पैदा करती है। चलिए, चेतावनी की बात की तो आगे बढ़ते हैं सर। ग्लोबल और ब्रोकरेज, एक इसमें डेटा और बहुत बढ़िया है। FY20 में जो आंकड़ा इंडियन हाउस होल्ड की सेविंग्स का था, जो टर्म डिपॉजिट के तौर पर था, वो 50% से ज़्यादा था। और 5 साल के भीतर वो डेटा, वो जो आंकड़ा है, वो घट के 45% पे आ गया। 5% की गिरावट है पूरे के पूरे इंडियन हाउस होल्ड की, जो टर्म डिपॉजिट में सेविंग जाती थी उसमें। टर्म डिपॉजिट यानी FDRD इस तरह की जो स्कीम्स हैं, इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो पिछले 5 साल में आया है कोविड के बाद से। जी, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो 5% की जो गिरावट आई, वो पैसा गया है शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, सोने में और रियल एस्टेट में। बिल्कुल। क्या ये भी, इसमें ये भी एंगल हो सकता है सर कि मान लीजिए कमाई नहीं बढ़ी, मान लीजिए उसको खर्च करने के लिए भी सेविंग्स निकाल कर लोग खर्च करते हुए दिखे? नहीं, ये भी हो सकता है। देखिए, फैक्टर बहुत सारे, लेकिन प्राइमरली लोगों ने सेविंग्स की बजाय इन्वेस्टमेंट को तरजीह दी है। लोगों ने कहा है जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी नहीं थी, उन्होंने भी रिस्क लेने की कोशिश की है। रिस्क एपेटाइट बढ़ गया है सर बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के ग्रीड एंड फियर इंडेक्स ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में हाल ही में की गई कटौती के बाद शेयर बाजार समेत अन्य सेक्टर्स में पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अपनी एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय शेयर बाजार ने अप्रैल की शुरुआत में अपने निचले स्तर से अच्छी वापसी की है और 14.1% की उछाल के साथ अब कारोबार कर रहा है। लेकिन उन्होंने मिड कैप शेयरों के भाव पर चिंता जताई। इसके अलावा IPO बाजार को लेकर भी उन्होंने अपनी जो चिंता है उसको भी जताया है। प्रवीण सर, क्या है ये रिपोर्ट, क्या चिंता वाली बात है? नहीं, देखिए, क्रिस वुड को, जिनकी ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट जो है वो बड़ी मशहूर है, उसको सब लोग बड़े गौर से पढ़ते हैं। हाँ, उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही और एक बाजार को लेके एक बड़ी चेतावनी वाली बात उन्होंने बताई है अपनी इस ताज़ा रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें की हैं। इंडियन पोर्टफोलियो को में चर्निंग की है, कई नए स्टॉक्स बताए हैं, शेयर और सेक्टर्स की बात की है। स्टॉक्स वाले मैं आंकड़े दे दूं सर, उसके बाद आप आगे बताइएगा। सर, उन्होंने TVS मोटर, होम फर्स्ट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने पॉलिसी बाजार और भारतीय एयरटेल में अपनी हिस्सेदारी जो है 1% बढ़ाई है। और उन्होंने इंडिया ही नहीं सर, एशिया एक्स जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में भी बदलाव किया है। LNT यानी लार्सन एंड ट्यूब्रो को हटाकर उसकी जगह पर पॉलिसी बाजार को जो है तरजीह जो है वो दी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं चेतावनी की बात कर रहा था कि जो चेतावनी की जिसकी बात वो कर रहे हैं, वो एक बार फिर से ये बता रहे हैं कि भारतीय बाजारों की वैल्यूएशन फिर से एक बार ओवरहीट होती हुई या बढ़ती हुई ऊंचे लेवल पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इस बात की ओर वो आगाह कर रहे हैं जी। और इसका वो उदाहरण दे रहे हैं कि पिछले जो है कुछ वक्त में 13 बिलियन डॉलर्स की प्रमोटर्स ने सेलिंग की है जी। वजह इसकी ये है कि स्टॉक्स की कीमतें ऊंची हैं, वैल्यूएशन ऊंची, और ऐसे इस मौके का फ़ायदा प्रमोटर्स उठा रहे हैं। अपना 13 बिलियन डॉलर्स का जो आपने ऑफलोड किए हैं अपने शेयर, ये किसी खतरे का निशान है क्या? इस बात की ओर उन्होंने जिक्र किया है। मिड कैप की बात आपने बताई कि मिड कैप स्टॉक्स को लेके वहाँ पे एक खतरे की बात वो कर रहे हैं। तीसरी बात जो बड़ी उन्होंने ये कहा है कि मार्केट में जो इक्विटी की जो सप्लाई है उसमें इजाफा जो है वो दिखाई दिया है। 7.2 बिलियन डॉलर की जो है पिछले महीने जो इक्विटी सप्लाई बढ़ी है, इस महीने यानी जून में अब तक 6 बिलियन डॉलर की सप्लाई हमने देखी है बढ़ी हुई। और ये जो आंकड़ा है, ये अगर आप कोविड के बाद के ठीक के दौर के देखें, जब मार्केट्स में तेज़ी थी, तब वो 7 बिलियन डॉलर के आसपास का था।
तो इसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि मार्केट्स में, और उसके बाद ही देखिए अक्टूबर से मार्केट्स में बड़ी तेज गिरावट आई। तो वो क्या इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में फिर से बाजार एक करेक्शन का शिकार हो सकता है या नहीं, इस चीज़ को लेके एक आगाह करते हुए नज़र आते हैं। अब प्रवीण सर, आईपीओ को लेकर भी कई बार हम लोग ये न्यूज़ सुनते रहते हैं कि आईपीओ का भी एक तरह से कहिए कि बबल है, बहुत भारी मात्रा में आईपीओ आ रहे हैं। लोग जो है बिना सोचे समझे ना एसएमई आईपीओ देख रहे हैं, ना मेन बोर्ड देख रहे हैं, सब में पैसा लगा देना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि बीच में हम लोगों ने कई खबरें भी ये की थी कि आईपीओ के लिस्टिंग गेंस के लिए भी लोग जो है निवेशक आ रहे हैं, उसके 1 सप्ताह या 15 दिन के बाद ही वो सारा पैसा वापस लौट आ जाता है। तो ये भी तो एक चिंता वाली बात है ना सर? बिल्कुल ये चिंता की वाली बात है, और इसी की वजह से जो इस साल जनवरी तक हमने देखा कि आईपीओ का मार्केट खूब रॉकेट हुआ, जब शेयर बाजार गिर रहे थे, और तब आईपीओस में लोगों ने रुख किया और पैसे बनाने की कोशिश की, और 4-5 महीने वो 4-5 महीने से थोड़ा कम मान लीजिए वो कहानी चली भी। अक्टूबर से अगर आप देख लीजिए तो मार्केट्स गिर रहे थे, लेकिन बाजार जो आईपीओ का मार्केट है वो गुलजार था, जम के लोग पैसा लगा रहे थे और अच्छे लिस्टिंग गेन भी हो रहे थे, और कई बड़े आईपीओ भी उस दौरान आए। लेकिन अब आईपीओ का मार्केट भी ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा, वहाँ पे भी लोगों को लिस्टिंग के गेन भी नहीं हो रहे हैं, बहुत म्यूट आप अगर कहें हल्के जो है वो फ़ायदे हो रहे हैं, या नेगेटिव उसमें रिटर्न के साथ जो आईपीओज़ हैं वो लिस्ट हो रहे हैं शेयर। तो ओवरऑल जो कहानी है वो यही है कि अब जो है वो आईपीओ का मार्केट क्या आने वाले वक्त में सुधार आएगा, क्योंकि कुछ बड़े आईपीओज़ भी आने वाले हैं। हालांकि बहुत सारी कंपनियों के आईपीओ जो आने थे वो उन्होंने अपनी योजनाओं को आगे के लिए डाल दिया, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। और उसके साथ आप इस चीज़ को भी जोड़ सकते हैं कि अब जो हालात हैं ग्लोबल, वो भी बेहद अगला प्रश्न चिंताजनक मेरा वही था बिल्कुल, प्रवीण सर बिल्कुल। कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? भारतीय शेयर बाजार की बात की जा रही है, एफआईआई की तगड़ी सेलिंग की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि इसी महीने के आसपास अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है, लोग पैसा निकाल रहे हैं अभी इमर्जिंग मार्केट से। तो क्या ये चिंता का विषय है या नहीं है? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह से आप देखिए, ईरान इजराइल वाला मामला हो, रूस यूक्रेन वाला मामला था, बीच में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब टेंशन आए तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए कि देखो इंडिया पाक वाला वॉर तो रोक दिया, अब बहुत जल्द मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगा कि रशिया यूक्रेन भी जो है टॉकिंग टर्म्स में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं सर। उसके बाद अब ईरान इजराइल वाला मामला, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो इरप्ट होती हुई नजर आ रहे हैं। इसके साथ अगर आप जोड़ दीजिए कहानी सर कमोडिटी प्राइसेस की, तो गोल्ड देखिए, सिल्वर देखिए, प्लैटिनम देखिए, तीनों जो है अप ट्रेंड में बना हुआ है। बिल्कुल, उसके साथ क्रूड को लेके भी एक बड़ी जो बात आ रही है कि एक अगर हम इजराइल ईरान की जंग की बात करें तो हालात वहाँ पे लगातार ख़राब बने हुए हैं। एक बात बिल्कुल ताज़ा अगर हम अपडेट की बात करें, अमेरिका का ये कहना है कि हमारे पास हमने 2 हफ्ते का वक्त लिया है, 2 हफ्ते बाद हम तय करेंगे कि इस युद्ध में अमेरिका शामिल होगा या नहीं होगा। क्या उसके पहले अमेरिका शामिल हो जाएगा इस लड़ाई में? जिस तरह की मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल पर कल दागी गई, जहाँ पे कि अस्पताल पर और उनकी कई अहम बिल्डिंगों पे हमला हुआ, उसके बाद इजराइल लगातार जो बड़े जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहाँ पर अटैक कर रहा है इजराइल में ईरान में लगातार। तो पूरा का पूरा जो एक इलाका है मिडिल ईस्ट का, वहाँ पर आप समझिए कि हालात बेहद ख़राब बने हुए हैं। और अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है, मान लीजिए, वैसे एक अच्छी खबर आज जो आई है वो ये आई है कि यूरोपियन यूनियन के साथ ईरान की बातचीत हो रही है कि किस तरह से इसको पूरी लड़ाई को डी एस्केलेट किया जा सकता है, क्या हल है, क्या ईरान अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है जिसको लेके इजराइल ने अटैक किया, इजराइल का कहना था कि वो डेंजरस लेवल पे पहुंच गया था, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बम बनाने के तकरीबन नज़दीक पहुंच गए थे। तो क्या ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको थामने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या अमेरिका और इजराइल दोनों ये चाहते हैं, और दुनिया के कई मुल्क ये चाहते हैं कि ईरान में एक रिजीम चेंज हो, जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ुमैनी, क्या उनको हटाकर एक दूसरी रिजीम स्थापित की जाए? क्या जो 1979 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, ईरान की जो क्रांति जिसको कहा जाता है जी, क्या उस क्रांति में जो शाह पहलवी थे, रजा पहलवी थे, उनको हटाया गया था, वहाँ से अपदस्थ किया गया था? उनकी जो संतानें हैं, उनके जो वंशज हैं, वो जो बाहर हैं, वो लगातार इस बात को अब ट्वीट कर रहे हैं कि अब ईरान में आज़ादी आने वाली है। क्या वहाँ पर उनकी सत्ता स्थापित होगी जी? क्या ईरान में लोकतंत्र की बहाली की जाएगी? तो ऐसे बहुत सारे अल्टीमेट प्लान क्या है ईरान का और इजराइल का,
ये क्योंकि हालांकि अब ट्रंप खुद भी बोल चुके हम चाहते तो खमेनी की हत्या कभी भी कर सकते थे, लेकिन हम चाहते नहीं है ऐसा। लेकिन जिस तरह के हमने सीरिया में देखा, सीरिया में आप समझ लीजिए कि बहुत लंबे वक्त तक ये चलता रहा कि नहीं ठीक है, बशर अल असद की सरकार बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। रूस पूरी कोशिश में लगा रहा, रूस और ईरान पूरी कोशिश में लगे रहे कि बशर अल असद की सरकार बनी रहे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अंत में असद को छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा, और एक हार्ड लाइनर, एक जिनके आतंकवादियों के साथ सहयोग था, अहमद अल शरा जी, उनको वहाँ राष्ट्रपति चुना गया। और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जाकर मुलाकात की, अहमद अल शरा के साथ जाके मुलाकात की, और उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया। बहुत पहलू हैं सर। तो अब आप समझिए कि, और इजराइल बार बार कहता है कि अगर हमने ईरान में सत्ता बदल दी तो पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका असर, दूसरी चीज़ जो बात आप कह रहे हैं कि अमेरिका खूब दावे करता रहा लेकिन रूस यूक्रेन की जंग नहीं रुकी। भारत ने साफ तौर पे कह दिया कि जो जंग हमने रोकी है पाकिस्तान के साथ, वो जो है हमारे आपस में था। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे आने वाले वक्त की तस्वीर टिकी हुई है। विशाल, आपने ठीक कहा सर। तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की, अंतिम में आईआर को भी समझा दिया सर बहुत अच्छे तरीके से। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।